अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा हेयर। तो आज हम ये आईजीसीएसई का मार्च 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। और एंड फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स ओ लेवल और आईजीसीएसई का पेपर पैटर्न भी सेम है और पेपर्स भी सेम ही आते हैं। तो अगर आप ये मार्च 2022 के पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे या पेपर को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपकी आईजीसीएसई की अकाउंटिंग की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपकी ओ लेवल की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मार्च में ओ लेवल का पेपर होता नहीं, इंडिया में आईजीसीएसई का होता है। तो इसलिए लेटेस्ट पेपर इस वक्त जो अकाउंट्स का अवेलेबल है फॉर ओ लेवल इन आईजीसीएसई वो ये मार्च 2022 का पेपर है। तो चले लेट्स स्टार्ट। नाजमीन स्टार्टेड अ बिजनेस एज अ हेयर ड्रेसर ऑन 1st January. She purchases her hairdressing supplies on credit and uses the Impress system for her petty cash. Nazmin assets and liabilities as 1st January 2022 were as follows. तो इसने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो उसने कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज भी हैं, उसके डेटा प्रोवाइडेड है। बैंक लोन, पेटी कैश, बैलेंस एट बैंक, मोटर व्हीकल। Prepare the journal entry to record the opening assets and liabilities as 1st January 2022. A narrative is required. तो उसमें वैसे ईयर बिगनिंग है, एसेट्स और लाइबिलिटीज और इक्विटी है, उसकी हमें सिंपल बस एंट्री बना दी है। तो ये एसेट्स, मोटर व्हीकल, बैलेंस एट बैंक और पेटी कैश, ये हमारे एसेट्स हैं। तो ये बुक्स में क्रेडिट डेबिट होंगे। मोटर व्हीकल डेबिट होगी 11,000 से। हमारे पास बैलेंस एट बैंक है, वो भी डेबिट होगा। और पेटी कैश का भी पॉजिटिव बैलेंस है तो वो भी हमारा एसेट होगा, एसेट डेबिट होगा। बैंक लोन लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी ऑब्वियसली बुक्स पे क्रेडिट की जाती है। अब ये कंपाउंड एंट्री जब मल्टीपल एक ट्रांजैक्शन की वजह से मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट हो रहे होते तो उसमें लास्ट में ये मैटर करेगा कि उनका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। तो करंटली तो अभी अगर आप देखें तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम नहीं आएगा क्योंकि एसेट्स की वैल्यू जो डेबिट जो है वो एक्सीड करे क्रेडिट को। तो सारे एसेट्स तो देखिए इसने लोन से फाइनेंस नहीं किए होंगे, ओनर ने अपना कैपिटल भी इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में। तो हम ये डिफरेंस से जो है वो कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। डेबिट साइड का टोटल, तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे यहाँ 13,500। उसमें से हम क्रेडिट साइड को फॉर डूइंग टोटल 2,500 माइनस कर देंगे तो डिफरेंस जो आ जाएगा वो इक्विटी या कैपिटल होगा 11,000। और अब आप अगर डेबिट और क्रेडिट साइड्स को ऐड करके देखेंगे तो दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल आएगा। लेकिन उसने अब ये भी कहा नैरेटिव इज रिक्वायर्ड। तो नैरेटिव आपको छोटा सा सेंटेंस लिखना होता है जनरल जनरल में जिसमें बताना होता है कि ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है। कैपिटल एट ईयर बिगनिंग। अच्छा, आप इसे जो पेपर को ओपन करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो लिंक मैंने जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। स्टेट वन अदर यूज ऑफ द जनरल जर्नल। तो जनरल जर्नल के मल्टीपल यूजेस होते हैं। एक यूज तो ये भी होता है कि जो ट्रांजेक्शन हम दूसरी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फॉर इंस्टेंस सेल्स जर्नल है, सेल्स रिटर्न जर्नल है, परचेसेस जर्नल है, कैश बुक है, तो जो उन अदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में या स्पेशलाइज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाती उनको फिर हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और
अगर अकाउंटिंग बुक्स में एरर्स किए हुए तो एरर्स की करेक्शन या रेक्टिफिकेशन के लिए भी हम जनरल जर्नल को यूज कर सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की भी आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो जो हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये आपका जनरल जर्नल का यूज भी हो गया। नाजमीन मेक्स ऑल पेमेंट्स ऑफ लेस देन 100 बाय पेटी कैश। तो जनरली कुछ बिजनेसेस ये करते हैं कि वो पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। तो उसमें ये कि जो माइनर ट्रांजेक्शन है बिजनेस की, माइनर वैल्यू की पेमेंट्स हैं बिजनेस के हिसाब से, तो वो अपनी उन माइनर वैल्यू की ट्रांजेक्शन्स को, माइनर पेमेंट्स को के पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं इंस्टेड ऑफ द मेन कैश बुक, ताकि वो मेन कैश बुक में नंबर ऑफ एंट्रीज रिड्यूस हो जाए, कैश बुक लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। और माइनर पेमेंट्स को अलग से एनालाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो पेटी कैश के जरिए हम वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ उसने रेंज रखी है कि 100 से कम के जितने अखराजात हैं, खर्चे हैं, वो हम पेटी कैश से पे करेंगे। द इम्प्रेस्ड अमाउंट विच इज 200। तो ये टू इम्प्रेस्ड अमाउंट वो होती है जो मिनिमम बैलेंस अब पेटी कैश बुक में मेंटेन करेंगे। और जब भी हमारा पेटी कैश बुक का बैलेंस जैसे 200 से नीचे जाएगा, जैसे सपोज करें 150 आ रहा है, तो हम नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट डेट है या नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग है, उसमें फॉरन को 200 पे रिस्टोर कर देंगे। तो वो मेन कैश बुक के जरिए जो है वो उस पर टॉप अप कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। Nazmi provided the following information: paid for petrol, paid for vaccines, for reception, TL limited trade payable, paid for vehicle cleaning, paid to अलीम। अब आप देखिए सारी पेमेंट्स जो है वो बिलो 100 है, इसका मतलब सारी ट्रांजेक्शन पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। और पेटी कैश बुक का आपको कोई फॉर्मेट या कोई बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि अक्सर बेशतर जो इसका एक टेबल है या इसका एक फॉर्मेट है वो बना हुआ आता है आपके एग्जाम पेपर में। तो आपको बस को फिल सही से करना है, कैलकुलेशन सही करनी है, आंसर सही लेके आना है और प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। तो इंशाल्लाह आपको इस पे एज हाई एज पॉसिबल मार्क्स मिल जाएंगे। Prepare Nazmeen's petty cash book on the following page. Balance the petty cash book. Bring down the balance of 1st February 2022 and restore the interest. तो अभी जनवरी की पेटी कैश बुक बनाएंगे, फरवरी में से उसका बैलेंस रिस्टोर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग में ये रिस्टोर करते हैं अपना पेटी कैश का बैलेंस, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो अब चले हम पेटी कैश बुक स्टार्ट करते हैं। तो ये पेट्रोल की हमने पेमेंट की जनवरी 3 को 35 सी, तो ये ऑब्वियसली इसके लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट कैटेगरी है वो मोटर एक्सपेंसेस होगी। और फिर टोटल में भी आपको लिखना है जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं। फिर जनवरी 8 को मैगजीन्स के लिए पे किया, और उसकी कैटेगरी दी हुई, तो सबसे बेस्ट फिट उसके लिए सन्ड्री एक्सपेंसेस होगा। यही आप यहाँ टोटल में भी लिख दीजिए। फिर जनवरी 17 को हम एक जीएल लिमिटेड को पे कर रहे हैं, जो कि हमारा क्रेडिट सप्लायर है। तो हम पेमेंट करें ट्रेड पेबल को, तो पेटी कैश क्रेडिट होगा, ट्रेड जीएल लिमिटेड जो कि ट्रेड पेबल का अकाउंट है वो डेबिट होगा, तो उसके इस लेजर अकाउंट में आ जाएगा 60। और जनवरी 26 को हमने व्हीकल क्लीनिंग के लिए पे किया $9, तो ये मोटर एक्सपेंसेस ही इसके लिए अप्रोप्रिएट कैटेगरी होगी। या टोटल में भी 9 लिख दीजिए। और जनवरी 29 को फिर एक अलीम को हमने पेमेंट की जो कि ट्रेड पेएबल है, तो ये आप अलीम का रेफरेंस दीजिए और लेजर अकाउंट्स में फिट होगा ये भी 38। और फिर आप टोटल में भी 38 लिख दीजिए।
अब जनवरी 31 को हम इसका बैलेंस शीट ही कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हमें सिंपली करना होगा, अच्छा जनवरी बिगनिंग में 200 इसलिए लिखा है, वैसे तो ये ईयर बिगनिंग है, लेकिन पेटी कैश के एक्सपेंसेस के लिए इम्प्रेस अमाउंट उसने डिसाइड किया कि 200 मेंटेन की जाएगी। तो ये हम 1 जनवरी को ही मेन कैश बुक से पेटी कैश पे 200 ट्रांसफर कर देंगे, ताकि पेटी पेमेंट्स की जा सके पेटी कैश के जरिए। 200 माइनस 35 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 9 माइनस 38, तो बैलेंस ईडी आपका 44,000 है। अब क्योंकि ये आपका नेट आंखें में बच रहा है, तो मेरा ओपिनियन तो ये कि आपको टोटल रिसीव में इसको मेंशन करना चाहिए। मार्क्स स्कीम ने देखिए इस बैलेंस शीट को टोटल पेड में मेंशन किया। अब 44 टोटल पेड तो नहीं है, 44 तो आखिर में बच गया, तो आखिर में बच गया वो तो इन्फ्लो होगा ना हमारे लिए। अब उसके बाद February 1 को हमें से ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली जनवरी का क्लोजिंग फरवरी का ओपनिंग हो जाएगा 44। और नेक्स्ट मंथ फरवरी है, तो उसके बिगनिंग को हम इसके पेटी कैश पे जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है उसको रिस्टोर करेंगे। तो हमारा मिनिमम बैलेंस 200 होना चाहिए, लेकिन अभी है 44। तो 44 और 200 का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना अमाउंट इसमें रिस्टोर करना है, तो वो 156 होगा। और इसे रेफरेंस आप कैश एट बैंक का दे दें, क्योंकि बैंक अकाउंट से अमाउंट रीइंबर्स की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी पेटी कैश बुक में। तो आई होप सो आप लोगों को पेटी कैश बुक इससे क्लियर हुई होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 में कुछ जनरल पार्ट्स भी हैं। स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम फॉर पेटी कैश। तो एक तो इसका बेनिफिट ये कि हमें बार बार जो है वो तो हमें बार बार टॉपअप जो है मेन कैश बुक से करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यूजुअली एक मिनिमम अमाउंट अवेलेबल रहेगी। और फिर ये भी एक पार्ट है, कंप्लीट द टेबल बिलो बाय प्लेसिंग अ टिक टू इंडिकेट विच डॉक्यूमेंट्स ईच आइटम अपीयर्स ऑन। तो कौन सी ट्रांजैक्शन किस डॉक्यूमेंट्स पे रिकॉर्ड होगी वो है। देखिए इसमें याद रखिएगा कि इनवॉइस जो है ना आपका, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए होता है। अब इसमें होता है कि या तो हमने पैसे रिसीव नहीं किए या हमने जो भी ड्यू है वो पे नहीं किया, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। क्रेडिट परचेज ऑब्वियसली इनवॉइस पे रिकॉर्ड होगी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होता है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली एक सप्लायर या कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप कस्टमर को एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मंथ एंड में ईयर एंड में भेजेंगे, जिसमें सारी ट्रांजेक्शन मेंशन होगी कि उसने बिजनेस का कौन सी ट्रांजेक्शन की। इसी तरह अगर हम सप्लायर से कुछ खरीद रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो सप्लायर हमें हर महीने या हर साल एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजेगा, जिसमें हमने जो ट्रांजेक्शन सप्लायर के साथ की होंगी वो मेंशन होगी। तो एक तरह से समरी होगी सारी ट्रांजेक्शन की। द बैलेंस ओइंग बाय नाजमीन टू अ सप्लायर एट द एंड ऑफ अ मंथ। नहीं, बैलेंस इनवॉइस में नहीं आता। इनवॉइस उस वक्त जो क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज करते हैं वो इनवॉइस में रिकॉर्ड होता है। तो ये सब बैलेंस जो मेंशन होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न जो है वो जब होता है तो हम क्रेडिट नोट रिसीव करते हैं सप्लायर से और उसको डेबिट नोट इशू करते हैं, तो क्रेडिट नोट में ऑब्वियसली रिकॉर्ड होगा। और ये ट्रांजैक्शन जो हम क्रेडिट सप्लाई के साथ करें तो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में भी आएगी। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस।
तो इनवॉइस पे जब हम क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज करते हैं तो इनवॉइस जो उस वक्त कटेगी उस पर ये डिटेल मेंशन होगी ट्रेड डिस्काउंट की, तो इनवॉइस में भी आएगा। और इसी तरह अगर हम परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिजनेस अगर सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो जो सप्लायर को क्रेडिट और सप्लायर से क्रेडिट नोट रिसीव कर रहा होगा या कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू कर रहा होगा, तो उसमें जो भी आइटम्स रिटर्न किए हैं या हमने रिटर्न किए तो उसमें से वो डिस्काउंट रेट डिस्काउंट जो है वो एडजस्ट करके दिखाया जाएगा, तो क्रेडिट नोट पे भी आएगा ये ऑब्वियसली। पेमेंट मेड टू अ क्रेडिट सप्लाई, इनवॉइस में तो नहीं आती पेमेंट, पेमेंट आएगी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। और क्रेडिट नोट में भी पेमेंट टू सप्लायर नहीं आती, तो पेमेंट टू सप्लायर आपको इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो ये थोड़ा सा बोरिंग और ड्राई क्वेश्चन था बेसिक्स पे। अब इसके बाद के क्वेश्चन जो वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो आई होप सो आप लोग वो क्वेश्चन ज्यादा इंजॉय करेंगे इन कंपैरिजन टू क्वेश्चन वन। उसके बाद क्वेश्चन टू हमारा कंट्रोल अकाउंट्स पे। रवि इज अ ट्रेडर, ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 2021 1 फरवरी 2022 31 जनवरी। इसका ना पूरे ईयर के हम इसमें कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो उसका आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। अब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एक्चुअली जो है वो एट टाइम्स कभी कभी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि इसको वो रेवेन्यू का अकाउंट समझ लेते हैं। तो देखिए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। तो आपके हर इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर का अलग अलग ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट भी बनता है, और आखिर में उनका एक समराइज्ड अकाउंट भी बनता है जो कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट कहलाता है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है, रेवेन्यू का अकाउंट नहीं है। पहले तो ये मिसकंसेप्शन अपना क्लियर करें जो है। तो ऑब्वियसली ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है, तो उसका डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए, लेकिन उसमें कभी कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अब उस पर क्या होता है, कभी कभी हमारी कस्टमर की तरफ जो है बिजनेस की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो अभी इसके एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि ये कस्टमर की तरफ बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्रिएट कैसे हो सकती है। सपोज कर अपने कस्टमर से 1000 रिसीव करने, तो उसने आपको 2000 पे कर दिया कस्टमर ने, तो ये हमें जो 1000 उसने कस्टमर ने एक्स्ट्रा दिया हमें उसको रिफंड करना होगा। तो अभी 1000 हमें कस्टमर को रिटर्न करने, तो ये एक तरह से बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, बिजनेस पे लाइबिलिटी है कस्टमर की तरफ। तो इस तरह आपका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। फिर टोटल ऑब्वियसली कंट्रोल अकाउंट में सारे टोटल्स जाते हैं, कैश सेल्स नहीं रिकॉर्ड होता कंट्रोल अकाउंट्स में, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है। तो ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिट कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाती हैं। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इरिकवरेबल डेट्स। अब देखिए उसने आपसे जो कस्टमर से अपने बैंक अकाउंट में रिसीव किया हुआ उसने वो भी दिया हुआ है, जो आपने कस्टमर से डायरेक्ट कैश भी रिसीव किया हुआ वो भी दिया हुआ है। अब जैसे आप डाइनर्स वगैरह सेलेक्ट आउटलेट से अगर आपकी क्लोथिंग की या शॉपिंग करते हैं, तो वो आपको दोनों ऑप्शन देते हैं, या तो उन्हें आउटलेट आप कैश पे करते हैं या उन्हें आप डेबिट कार्ड के जरिए पे कर दें। तो इन दोनों को बस आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि बैंक की अमाउंट बैंक में डेबिट होगी, कैश की अमाउंट कैश अकाउंट में डेबिट होगी। सही है। रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर रेगुलर कंट्रा एंट्री डिस्काउंट अलाउड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव रेलिवेंट नहीं है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के लिए। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू लेजर अकाउंट, ये उन कस्टमर से चार्ज होता है जो लेट पेमेंट्स कर रहे होते हैं। अगर आप लेट करते हैं तो आप पे फिर इंटरेस्ट लग जाता है। अगर आपने के इलेक्ट्रिक का बिल देखो बिफोर विद इन ड्यू डेट आफ्टर ड्यू डेट, तो वो इंटरेस्ट होता है लेट पेमेंट का। अब इसने दिया हुआ सेल्स लेजर डेबिट बैलेंस, तो ये आपको फाइंड आउट करना है जो कि नॉर्मल बैलेंस है और एब नॉर्मल बैलेंस या ईयर एंड में नहीं है, तो उसका नाम हमारी कस्टमर की तरफ कोई लाइबिलिटी ईयर एंड में नहीं है। अब वो कह रहे हैं प्रिपेयर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ये मैं व्हाइट बोर्ड पे प्रिपेयर करना चाहूंगा, उसमें माइट भी आप लोगों को ज्यादा इंगेजिंग लगे। तो ये क्वेश्चन अपने पास कहीं और ओपन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वहां बना रहा हूँ तो आप लोग इन्फॉर्मेशन को देख सके जो सर यूज करेंगे कंट्रोल अकाउंट को बनाने के लिए। तो अब चलिए मैं आपका कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर कर देता हूँ। क्रेडिट सेल्स इसमें ऑब्वियसली आएंगी,
और एग्जामिनर ने टी अकाउंट के जो आपको स्पेस दिया उस पर डेट्स का कॉलम दिया, तो इसलिए मैंने भी डेट्स इसमें इंक्लूड की है। तो उसने टोटल सारे जनवरी 31 को दिए, तो जनवरी 31 हम भी डेट यूज करेंगे। तो क्रेडिट सेल्स आपकी रेवेन्यू के सेल्स के अकाउंट में डेबिट होती है, सही है। तो 134,000 की हमारी क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स इसमें नहीं रिकॉर्ड होती। फिर हमने कस्टमर्स के कुछ बैंक में भी अमाउंट रिसीव किया। $96,250। फिर कुछ अमाउंट हमने कैश के जरिए रिसीव किया, 12890। सेल्स रिटर्न भी उसने प्रोवाइड कर दिए, या रिटर्न यूनिट जो भी दिल चाहे लिख ले। इररिकवरेबल डेट्स फिर से दे दी, पहले इसको बैड डेट बोला जाता था, अब इसको इररिकवरेबल डेट बोलते हैं। और इस बार इंटरेस्ट चार्ज भी दिया हुआ है। तो जब कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बिजनेस रिसीव करेगा, तो बिजनेस के लिए वो इनकम होगी, तो वो इनकम के अकाउंट में क्रेडिट होगी। और यहाँ कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो कस्टमर से हम ज्यादा अमाउंट रिसीव करेंगे, तो क्रेडिट कस्टमर्स की ड्यू अमाउंट बढ़ रही है, तो वो चीज ट्रेड रिसीवर्स को इंक्रीज कर रही है, इंटरेस्ट इनकम। तो जो चीज ट्रेड रिसीवर को इंक्रीज करेगी वो ऑब्वियसली ट्रेड रिसीवर के अकाउंट में, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट की जाएगी, तो इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट डेबिट होगा। 1104। और ईयर एंड में कोई नॉर्मल बैलेंस नहीं, तो बस हमें नॉर्मल बैलेंस या फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने आपको बैलेंस शीट कैलकुलेट कर दिया, और बैलेंस शीट को नेक्स्ट पीरियड में एज ओपनिंग बैलेंस दिखाने का भी आपका 1 मार्क्स होता है, तो ये आप ऑब्वियसली बेटर है कि अपने फ्री का 1 मार्क्स लूज ना करें। अच्छा, अब आप लोग कुछ लोगों को हो रहा होगा कि मैं बैंक के कैश को टैक्स टैक्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर या कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर भी यहाँ लिख सकता था। तो अब आप मार्क्स स्कीम में जाकर भी देख सकते हैं कि एग्जामिनर अब रेफरेंसेस को लेकर स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि टी अकाउंट में भी ये नहीं लिखना होता कि ये ट्रांजेक्शन क्या है। तो अब जैसे हमने 96250 को क्रेडिट किया, तो हमें उसके बराबर में उस अकाउंट का नाम लिखना है जिसमें ये सेम अमाउंट डेबिट की जाएगी। तो वो चीज वो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि 96250 बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। इसी तरह 12890 पर कैश अकाउंट में डेबिट होगा। तो एग्जामिनर रेफरेंसेस को लेकर अब स्ट्रिक्ट है। अगर आप उसको ट्रांजेक्शन्स के नाम या डिस्क्रिप्शंस लिख देंगे, तो वो एग्जामिनर आपका मार्क्स डिडक्ट कर देगा। तो सब आपका अमाउंट लिखने का मार्क्स नहीं मिलेगा, अमाउंट भी सही होनी चाहिए, उसके साथ उसका रेफरेंस भी सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए मेन पर्पस यही होता है टी अकाउंट्स का, कि उस पर क्रॉस रेफरेंसिंग जो है या उसे पोस्टिंग भी कहते हैं, ये एक्यूरेटली करनी होती है, वरना पर टी अकाउंट बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहले एग्जामिनर थोड़ा लीनियंट था इन चीजों में, अब रिसिट फ्रॉम कस्टमर भी लिखते तो भी काम चल जाता था। अब जैसे कॉन्ट्रा की एग्जांपल देता हूँ, अभी ओ लेवल में तो देखिए आपको कॉन्ट्रा अलाउ कर रहा है वो लिखना, लेकिन एएस लेवल पे नवंबर 2021 से फर्दर स्ट्रिक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रा की अमाउंट क्योंकि डेबिट की जाती है परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में, टोटल अकाउंट्स पेबल अकाउंट में,
तो ए लेवल में तो आपको परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखना होगा। ओ लेवल और आईजीसीएसई में अभी इस चीज को लेके लीनियंट है, लेकिन यहाँ भी मैंने एहतियातन परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट मेंशन कर दिया है, क्योंकि अब कमिंग टाइम्स में हो सकता है ओ लेवल और आईजीसीएसई में भी इस रेफरेंसिंग को लेके एग्जामिनर स्ट्रिक्ट हो जाए। तो टी अकाउंट्स में करंटली रेफरेंसिंग का, क्रॉस रेफरेंसिंग का, पोस्टिंग का बहुत ध्यान रखें। और जैसे आप ये 134 या डेबिट हुआ तो ये क्रेडिट किया जाएगा रेवेन्यू और सेल्स के अकाउंट में। इसी तरह 1104 ये इंटरेस्ट इनकम के अकाउंट में ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट का रेफरेंस दिया है मैंने। तो रेफरेंसिंग का बहुत ध्यान रखें आप लोग टी अकाउंट्स में। तो आई होप सो कंट्रोल अकाउंट्स आपको क्लियर हुआ होंगे इस क्वेश्चन से। और जिसको इसे नोट डाउन करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है, या इसको जो है वो नोट डाउन कर सकता है अपने रजिस्टर्स वगैरह में। अब इसके कुछ रिमेनिंग थ्योरी के पार्ट से। स्टेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्हिच इज बीइंग अप्लाइड व्हेन द इररिकवरेबल डेट्स आर रिटन ऑफ। तो इसमें ऑब्वियसली प्रूडेंस होगा। मैचिंग इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि अक्सर बेशतर ये होता है कि फॉर इंस्टेंस आपकी 2020 में क्रेडिट सेल्स हुई थी, तो वो 2021, 22 और 2023 में जाके इररिकवरेबल डेट हो रहा होगा। तो मैचिंग की तो वायलेशन कर रहा होता है इररिकवरेबल डेट। तो इस पे बेस्ट आंसर जो है वो प्रूडेंस होगा, क्योंकि चाहे एंटीसिपेटेड एक्सपेंस हो या एक्चुअल एक्सपेंस हो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि उसको फॉरन रिकॉर्ड करना है बुक्स पे। इवन एंटीसिपेटेड या एस्टिमेटेड एक्सपेंस भी है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि उसको रिकॉर्ड कर लो, तो वो प्रोविजन के नाम से आ रहे होते हैं बुक्स पे। Explain why the following interested parties want to know the level of trade receivables. बैंक मैनेजर। अब इसने लिखा नहीं कि ट्रेड रिसीवेबल्स ज्यादा होने के हिसाब से आंसर करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कम होने के हिसाब से आंसर करना है, तो कोई भी एक डायरेक्शन आप अपनी मर्जी की ले सकते हैं। तो मैं इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स अगर हाई है तो उसके हिसाब से लिखूंगा, सही है। आप लोगों के हिसाब से लिख सकते हो, उसका वाइस वर्सा आंसर लोअर लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स लोअर होंगे तो बिजनेस की लिक्विडिटी या कैश की पोजीशन बेटर होगी, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स कम है तो उसका लोग क्रेडिट कस्टमर से पैसा निकलवा रहे हैं बिजनेस सही से, रवि जो है। तो लिक्विडिटी अच्छी होगी, तो बैंक विल बी विलिंग टू गिव लोन। जिस बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी होगी, क्योंकि ऐसा बिजनेस इंटरेस्ट की और उनकी लोन की रिपेमेंट्स को बेहतर मैनेज कर सकता है। तो मैं हाई लेवल के हिसाब से मैंने लोअर में बात कर दी। अब ट्रेड रिसीवेबल हाई होंगे तो लिक्विडिटी बुरी होगी, लिक्विडिटी बुरी होगी तो बैंक मैनेजर ऐसे बिजनेस, रवि के बिजनेस को लोन देने के लिए ज्यादा विलिंग नहीं होगा। अब उसके बाद ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स में हाई होने के हिसाब से बात कर लेते। अब देखिए, जिसका ट्रेड पेबल ज्यादा होगा ना, इसका मतलब वो क्रेडिट सप्लायर की पेमेंट्स को डिले कर रहा है, तो उसकी वजह से वो अपने पैसे बचा रहा है। तो जो बिजनेस अपनी एक्सपेंसेस की या सप्लायर की पेमेंट को डिले कर रहा होगा, तो उसकी लिक्विडिटी अच्छी होगी। अब बात कर लेते ट्रेड पेबल के हिसाब से, कि ट्रेड पेबल से क्रेडिट सप्लायर को इंटरेस्टेड होगा ट्रेड रिसीवेबल्स पे। अब अगर देखें ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा होंगे तो लिक्विडिटी बुरी होगी, क्योंकि उनका क्रेडिट कस्टमर्स पे पैसा फंसा हुआ होगा रवि के बिजनेस का। लिक्विडिटी लो होगी तो ऐसे बिजनेस के लिए क्रेडिट सप्लायर की टाइम से रिपेमेंट्स करना मुश्किल होगा।
इसकी वजह से ट्रेड पेपर पर उसे क्रेडिट पे परचेजेस, क्रेडिट ऐसे रवि को हो सकता है क्रेडिट परचेजेस अलाउ ना करे, उसे कैश परचेजेस पे ही इंसिस्ट करे। रवि सेंड्स आउट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टू क्रेडिट कस्टमर्स एंड चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स। जो लेट पेमेंट करता है उसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ही इज कंसर्न अबाउट द लॉस कॉस्ट टू हिज बिजनेस बाय इररिकवरेबल डेट्स। ही इज कंसिडरिंग एम्प्लॉइंग अ पार्ट टाइम क्रेडिट कंट्रोलर टू कॉन्टेक्ट क्रेडिट कस्टमर्स बाय टेलीफोन। अच्छा। And to start legal action on overdue accounts if necessary. The credit controller would be paid 800 per annum. Advise whether or not she should employ the credit controller. तो पहला पॉइंट ये तो है कि इससे हमारे प्रॉफिट डिक्रीज होंगे 6800 से। कि हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। मगर जब क्रेडिट कंट्रोल हायर करेगा वो कस्टमर से जो वो जल्दी रिकवर करवाएगा अमाउंट बिजनेस के लिए, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, तो ये बेनिफिट भी है। मगर अब एक प्रॉब्लम है कि इसका मेथड क्या है कि क्रेडिट कस्टमर्स को फोन करेगा, तो टेलीफोन कॉल्स ना जरूरत से ज्यादा जो है वो अनॉय कर सकती है कस्टमर को। क्योंकि एक बेटर रिमाइंडर कस्टमर्स को ईमेल के जरिए भी दिया जा सकता है। अब जैसे जिस कंपनी से मैं इंटरनेट सर्विस अवेल करता हूँ, वो टेलीफोन नहीं करती, वो ने ड्यू पेमेंट्स के लिए मैसेज करती है और ईमेल करती है। तो उससे एक तो मुझे रिमाइंड भी हो जाता है कि हाँ मुझे इंटरनेट का बिल पे करना है, और मैं टेलीफोन कॉल से अनॉय भी नहीं होता। तो उसकी जगह बेहतर है फोन कॉल्स करने की जगह कहीं ईमेल सेंड कर दे। और हो सकता है इसकी इररिकवरेबल डेट कस्टमर को कॉल करने से जो है वो रिड्यूस ना हो सकता है कस्टमर्स को टाइम ज्यादा दे रहा हो, उन्हें क्रेडिट पीरियड ज्यादा दे रहा हो पे करने के लिए। अब वो मैं इस साल का तो ट्रेड रिसीवेबल डेज निकाल सकता हूँ, लेकिन उसका फायदे इसलिए इतने नहीं क्योंकि पिछले साल का मेरे पास डेटा नहीं है जिसके जरिए मैं पिछले साल का भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकाल सकूँ या किसी कंपटीटर के ट्रेड रिसीवेबल डेज दिया हूँ, जिससे मैं अपने रवि के बिजनेस का कंपेयर कर सकता था कि रवि जो है वो लीनियंट तो नहीं है, ये ज्यादा क्रेडिट पीरियड तो नहीं दे रहे पिछले सालों के कंपैरिजन में या कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन में। तो वो कंपैरिजन यहाँ हो नहीं सकते। मगर हो सकता है इसके लिए ज्यादा टाइम दे रहा हूँ अपने कस्टमर्स को, तो उसकी वजह से बैड डेट्स हो रही है। तो जब कस्टमर्स को ज्यादा टाइम अलाउ करते हैं तो उस पर ज्यादा चांस होता है कि वो भाग जाए, उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करें, उनसे जल्दी पैसा निकलवाएं, टाइम उन्हें कम दे, तो उससे इरिकवरेबल डेट कर इसलिए रिकवरेबल डेट्स रिड्यूस हो सकते हैं।
तो मैंने तो रिकमेंडेशन ये दी थी, क्रेडिट कंट्रोल को हायर करने से अच्छा है कि पहले ये स्ट्रिक्टर क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट करके देखें, हो सकता है उससे इसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। आप लोग ये भी रिकमेंडेशन सकते हैं, ऑब्वियसली क्रेडिट कंट्रोल हायर कर ले, जो रिमाइंडर्स देगा कस्टमर को और उनसे पैसा निकलवाएगा। ये भी आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि क्रेडिट कंट्रोलर हायर कर ले, लेकिन उसको इंसिस्ट करे कि इंस्टेड ऑफ टेलीफोन वो ईमेल्स और मैसेजेस को यूज करे। तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहले एनालिसिस साउंड करना होगा, उसके बाद फिर आप ये रिकमेंडेशन अगेंस्ट दीजिएगा। अब हम इसका क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करेंगे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पे बेस्ड था। परी ओन्स अ क्लोथिंग फैक्ट्री, हर एंड इज 31 दिसंबर। फैक्ट्री से पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरर्स को बनाना होता है, जो कि अपने गुड्स खुद प्रोड्यूस करते हैं, बाहर से नहीं खरीदते। एट 31 दिसंबर 2020 में हर लेजर अकाउंट बैलेंसेस इंक्लूडेड द फॉलोइंग। मैन्युफैक्चरर के आपके अच्छे एग्जांपल या गुल अहमद की है, लकी सीमेंट की है। ये लोग अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाते और बेचते हैं। मेरा जो इम्तियाज है वो कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है कि ज्यादातर वो आउटसाइड सप्लायर से खरीदता है और उनको बेच देता है कस्टमर्स को। तो वो रिटेलर या ट्रेडर बिजनेसेस कहलाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो वर्क इन प्रोग्रेस आपकी सेमी फिनिश गुड्स होते हैं। सपोज करें आखिर में गुल अहमद कुछ कपड़े मैन्युफैक्चर किए, उनके लिए लेकिन डाई खत्म हो गया या उनके लिए पैकिंग मटेरियल खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली अभी वो पूरे कंप्लीटेड पार्शियली कंप्लीटेड है, तो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएंगे। फिनिश गुड्स, रेवेन्यू, रॉ मटेरियल की परचेज। अब मैन्युफैक्चर जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, फिनिश गुड्स तो बहुत बनाता है अपनी फैक्ट्री में। अब जैसे गुल अहमद है तो उसके लिए कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल होगा, डाइज वगैरह, सिल्क एक्सेट्रा, धागे वगैरह। वेजेस, फैक्ट्री ऑपरेटिव, फैक्ट्री सुपरवाइजर, ऑफिस एंड सेल्स स्टाफ। रेट्स एंड इंश्योरेंस, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री इक्विपमेंट कॉस्ट, फैक्ट्री इक्विपमेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, इन्वेंट्री आपको क्लोजिंग देती है तीनों। रेट्स एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपॉर्शन इक्वली बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस। तो रेट्स और उसके यहाँ कोई एक्रूअल या प्रीपेमेंट भी नहीं दी हुई, तो रेट्स एंड इंश्योरेंस को बस आपको ऑफिस एंड फैक्ट्री में अपॉर्शन कर देना है 50-50% या डिवाइड बाय 2 कर दें। एट 31 दिसंबर 2021 जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस वर अनपेड। तो ये एक्रूड एक्सपेंस है। तो एक्रूड एक्सपेंस ईयर एंड का जो है वो ऊपर ट्रायल बैलेंस वाली अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ना अक्सर इस तरह आपको जो बैंक से हमने एक्सपेंस की पेमेंट की होती है वो दी हुई होती है। फैक्ट्री इक्विपमेंट बता देगा रिड्यूसिंग बैलेंस से 20% पे डेप्रिशिएट होगा। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये भी देख लेते हैं इसके मार्क्स कितने। 9 मार्क्स का है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देके आपका बनता है टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तैयारी जो हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, उसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ये आता है आपका डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट से। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन की यूनिट्स पे डिपेंड करती है, तो इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट होती है। यूनिट प्रोडक्शन यूनिट पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगी, तो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे ज्यादा आएगी, कम यूनिट प्रोड्यूस करे कम आएगी डायरेक्ट कॉस्ट आपको। एंड डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होते, उस पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो एक तरह से इसका आप लोग फिक्स कॉस्ट समझ सकते हैं फैक्ट्री की। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बात ध्यान रखिएगा, ये इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उसमें से फैक्ट्री से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट आएंगी। तो उसमें जैसे जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए, फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी है, वो कुछ अमाउंट जो है वो यहाँ आ जाएंगी। और रेंट एंड रेट्स कॉस्ट ने बताया कि 50% जो है वो आएगा आपका यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्री में। तो ये एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ चेंज तो नहीं होते, लेकिन अगर ये कॉस्ट हम बेयर ना करें, हम पे ना करें, तो हम अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये वही मिसाल है कि अगर फैक्ट्री का रेंट ना दे तो फैक्ट्री में ऑब्वियसली प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा होने के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बिजनेस के लिए पे करना फैक्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होती है। तो इन दोनों को
जब टोटल आ जाता है तो हमारी इन दोनों के टोटल से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम मैन्युफैक्चर को बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले उस पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालनी होती है, यानी जितनी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज हुआ उसकी कॉस्ट निकालनी होती है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स की 6100 है। उस पर फिर हम परचेजेस ऐड कर देंगे। अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल की परचेजेस ऐड कर दें, 6100 प्लस 84, तो ये हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ऑब्वियसली सेल करने के लिए तो नहीं ला रहे, प्रोडक्शन में यूज करने के लिए रॉ मटेरियल लाते, तो ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा। अब रॉ मटेरियल की मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है 6840। अब जितना ड्यूरिंग द हमारे पास रॉ मटेरियल यूज करने के लिए अवेलेबल था, उसमें से हम रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें ये इंडिकेट करेगी कि ये रॉ मटेरियल की वो, तो ये रॉ मटेरियल की वो अमाउंट है जो हमने नहीं यूज किया रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारे उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी जो कि हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन में यूज किया। तो अब इसमें से काट दें 6840। और इसके अलावा रॉ मटेरियल का कैरेज इनवर्स वगैरह और को या परचेज रिटर्न हमें प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम ऑब्वियसली इसको एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया 83460, विच इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कहलाता है। ये सही है। अब आप लोग डायरेक्ट प्लस माइनस करके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम या यूज निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको हर हाल में शो करना होगा। मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल इसलिए शो की, जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज इसलिए शो करती है ताकि आप लोग उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट ड्यूरिंग ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब इसमें अगर और कोई डायरेक्ट या वेरिएबल कॉस्ट है फैक्ट्री से रिलेटेड तो वो ऐड हो जाएगी, जैसे फैक्ट्री ऑपरेटिव्स। और ऑब्वियसली फैक्ट्री ऑपरेटिव जो है वो प्रोडक्शन यूनिट्स पे काम करते हैं, तो ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो फैक्ट्री ऑपरेटिव की कॉस्ट ज्यादा आएगी, कम यूनिट्स बनाएंगे तो फैक्ट्री ऑपरेटिव्स की कॉस्ट कम आएगी, तो ये ऐड हो जाएगा। इसका कोई एक्यूरेट प्रीपेड नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। फैक्ट्री ऑपरेटिव्स की वेजेस हैं 33,000। और कोई डायरेक्ट कॉस्ट उसने नहीं दी हुई। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट या फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट का जो सम है ना, वो प्राइम कॉस्ट कहलाता है। प्राइम कॉस्ट शो करना जरूरी, वरना आपका एक मार्क्स आप लूज कर देंगे। 116460। अब हम इसमें एडजस्ट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट होती है ये। तो सबसे इजी जो है रेट्स एंड इंश्योरेंस है। 14,000 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आपकी फैक्ट्री की अमाउंट आ जाएगी। इसके अलावा जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। तो आपको ट्रायल बैलेंस में बैंक की पेमेंट दी हुई 11,500, उसमें एक्रूड ऐड हो जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस है क्योंकि ईयर एंड का एक्रूड है 500, तो ये आपका 12,000 हो जाएगा।
अभी आसानी ड्यूरिंग द ईयर आपके फैक्ट्री के ऊपर की ना कोई एडिशन हुई ना कोई डिस्पोजल हुई है, तो जब आपको ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट पर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है उसके जरिए नेट बुक वैल्यू निकाल देंगे और उस पर हम आरबीएम का रेट अप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काट देंगे, इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, उस पर फिर हम 20% अप्लाई कर देंगे क्योंकि आरबीएम में आपका नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो ये हो गया हमारा 12,800। और उसके अलावा फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी जो है वो फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि सुपरवाइजर अक्सर बेचता फिक्स सैलरीज पे होता है और प्रोडक्शन वर्कर से काम निकलवाना जो है उसका काम होता है फैक्ट्री सुपरवाइजर वेजेस। और कोई हमारा फैक्ट्री ओवरहेड बचा नहीं है। अच्छा, ऑफिस या ऑफिस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस यहाँ नहीं आएगा। ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी क्योंकि वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो कोई भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगी। तो ये हो गया 57,800। अब वैसे तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को और इनडायरेक्ट कॉस्ट का ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जानी चाहिए, लेकिन पहले हमें वर्क इन प्रोग्रेस भी एडजस्ट करनी होती है, उसके बाद फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। तो ये हो गया 174260। ये आपकी एक बेनाम फिगर रहेगी। अब इसमें हम वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे। वो है ओपनिंग इन्वेंट्रीज की 9420 है। तो अब फाइनली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए ऐड होता है क्योंकि जो ईयर बिगनिंग में वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स होंगे ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, और जो वर्क इन प्रोग्रेस ईयर एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो फिर नेक्स्ट ईयर जाके कंप्लीट होंगे गुड्स, अभी वो इनकम्प्लीट रहेंगे, पार्शियली कंप्लीट रहेंगे। तो मैन्युफैक्चर अकाउंट में हम उन गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 173795। तो 173795 हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये मैन्युफैक्चर अकाउंट आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग उसको पॉज करके या तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। प्रिपेयर परीज इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग सेक्शन फॉर द ईयर। ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब होता है कि आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक का सेक्शन बनाना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो ये भी आपके लिए एग्जामिनर ने आसानी कर दी कि पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाने की ख्वारी नहीं है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक बनाए, जान छुड़ाए। और उसके बाद उसने आपसे कहा कि आप ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम इनकम स्टेटमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट तक का सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम आराम से इसका ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चले ये भी कर लेते। तो हम चले इसका स्टेट बना लेते। इसका रेवेन्यू है 230020।
रेवेन्यू कोई सेल्स रिटर्न तो है नहीं, तो डायरेक्टली लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। अब फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हम यहाँ इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए होता है। तो 11350 ओपनिंग इन्वेंट्री है। अब नॉर्मली जो हम ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तुम यहाँ परचेसेस ले रहे होते हो क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे होते हैं, यहाँ हम गुड्स खरीद नहीं रहे, खुद बना रहे, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। तो वो 173,795 आई थी इनकम स्टेटमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। और कोई इशू है नहीं तो हम यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्ट कर देंगे। तो 12630 क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो 172,515। तो ये सीधा सीधा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हो गया 57505। तो हम यहाँ इसका ग्रॉस मार्जिन भी निकाल सकते हैं। ग्रॉस मार्जिन हमें ये शो करता है कि रेवेन्यू को कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स क्या है। तो हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू से, और ये परसेंटेज टर्म्स में आता है। तो ये एग्जैक्टली 25% आया। तो हमें कोई राउंड ऑफ वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर इज डिसअपॉइंटेड इन अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्रॉस प्रॉफिट। शी इज कंसिडरिंग बाइंग इन दर प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग देम इन द फैक्ट्री। तो ये सोच रही है प्रोड्यूस करने के बजाय बाहर से खरीद दिया जाए एक्सटर्नल सप्लायर से, इम्तियाज वगैरह की तरह। एडवाइस परी वेदर और नॉट शी शुड स्टार्ट टू बाई द प्रोडक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। 5 मार्क्स का है तो आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने। तो एक बेनिफिट तो ये कि फैक्ट्री जो रिलेटेड कॉस्ट है आपकी वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली इससे आपके कॉस्ट एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उससे ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन आप बाहर वाले से खरीदे तो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करें तो आपको क्वालिटी का आइडिया होता है, लेकिन आप बाहर वाले से मंगवाएंगे तो आपको क्वालिटी पे डाउट होगा। और क्वालिटी अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड निकली तो आपके जो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर को स्विच कर सकते हैं, उससे आपके फ्यूचर में रेवेन्यूज रिड्यूस हो जाएंगे। और अक्सर मिस्टर ये भी होता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा होती है।
ऑल्दो क्योंकि पर ये सोल ट्रेडर है, तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इसका सोचने में वक्त ज़ाया नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो ये सेलिंग में ज़्यादा टाइम लगा सकती है, या उनकी मार्केटिंग अच्छी करने में उससे भी ऑब्वियसली ज़्यादा रेवेन्यूज का हो सकता है। और फिर एक फैक्ट्री का स्टाफ निकालेंगे, उनको रिडंडेंसी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी किया आप लोगों के लिए। अब देखो इसको स्टिल प्रॉफिट तो हो रहा है, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें तो 5505 का प्रॉफिट बनेगा। तो प्रॉफिट तो स्टिल हो रहा है उसको, और ग्रॉस प्रॉफिट भी है। एक्चुअली प्रॉफिट अच्छे है बड़े, तो उसके लिए प्रायर ईयर के फिगर्स होते हैं, कंपेटिटर के फिगर्स होते हैं, तो एक कंपैरिजन करना आसान होता है और डिसाइड करना आसान होता है। इवन इसमें यह भी प्रॉब्लम है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम कंपेयर कर सकते थे कॉस्ट ऑफ परचेज को, तो उससे कॉस्ट ऑफ परचेज दी नहीं है, तो परचेज कॉस्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो यहाँ हमें ऑब्वियसली पॉसिबल रीजन ज्यादा लिखने होंगे। तो होता है स्टिल प्रॉफिटेबल। तो मैंने तो रिकमेंडेशन दिया था लास्ट में बेस्ड ऑन द एनालिसिस की प्रोड्यूसिंग को स्टॉप ना करें, क्योंकि और भी इश्यूज है, वो पार्ट सप्लाई से डिलीवरी में भी डिले आ सकता है। तो आई होप सो आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग के काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इससे। और कोई आप लोग की मैन्युफैक्चरिंग को, कंट्रोल अकाउंट्स को, या पेटी कैश बुक को लेकर कोई क्यूरीज है तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।